कैसे हैं सब लोग। सभी बच्चों को नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग। चलिए, तो सर्दियां तो खूब पड़ रही होंगी। आ- स्कूल की छुट्टी होगी आप लोगों की। तो इस स्कूल की छुट्टी में सारा बैकलॉग कर लीजिए। तो फ्लूड में हम लोग थे और ग्रेडियंट लिखना सीखा था हमने। ग्रेडियंट लिखना सीख लिया था, ड्यू टू रोटेशन भी सीखा था एक कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्टिकल अपथ्रस्ट, जिसको बॉइंट फोर्स बोलते हैं। तो बोर्ड को भी सर्दी लग गई। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी इज व्हाट, दिस इज बेसिकली वर्टिकल अपथ्रस्ट। हाँ, आज बारिश भी हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ भी बारिश हो रही है, हर जगह बारिश हो रही मतलब। ठीक है। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी, अब फोर्स ऑफ बॉयंसी, भाई आपको जो सीट में डाउट है, मैंने किसी सीट का कोई डाउट नहीं लिया अभी तक। यही एक फ्लॉ है, बाकी कुछ फ्लॉ नहीं है। और इसके वजह से मैंने आपको बता रखा है कि सीट पर आएंगे हम लोग, जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे एडवांस लेवल पे। जितना आपसे हो सकता है आप निपटा दीजिए अपने लेवल पे। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी की अगर बात करें तो ये क्या है, बेसिकली वर्टिकल अपथ्रस्ट है। ये क्या है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, ये वर्टिकल अपथ्रस्ट है। ठीक है, ये वर्टिकल अपथ्रस्ट है। और ये क्या होता है देखिएगा, आफ्टर, मान लीजिए हमारे पास कोई एक लिक्विड है और कोई बॉडी सबमर्ज्ड है। समझिए क्या है वर्टिकल अपथ्रस्ट। मान लीजिए कोई कोई भी बॉडी है ऐसी, है ना, और ये सबमर्ज्ड है किसी लिक्विड में। ये लिक्विड है अपनी, फुल्ली सबमर्ज्ड है। तो इस बॉडी में जो ये फुल्ली सबमर्ज्ड है, तो क्या हो रहा है देखिए, कि अगर आप देखो ध्यान से, प्रेशर तो सबने पढ़ लिया है। तो अगर आप देखो कोई भी दो पॉइंट्स लेते हो, मान लो यहां पे कोई पॉइंट ले रहे हो, यहां पे भी कोई पॉइंट ले रहे हो बॉडी के, तो ये क्लोज बॉडी है। तो अगर आप यहां पे कोई पॉइंट लेते हैं बच्चों, तो इतनी हाइट पे यहां पे भी कोई एक पॉइंट होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहां पर आ रहे हैं। तो आपको एक पॉइंट यहां पे भी मिलेगा और ऐसे, बोलो मिलेगा ना। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर जो होगा, इन दोनों पॉइंट्स पे जो प्रेशर होगा वो वही होगा रोजी एच। तो इस प्रेशर, अगर हम दोनों को एच हाइट बोल रहे हैं तो दोनों पे प्रेशर यही होगा। तो इसका जो डीए एरिया होगा, इस एरिया के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा इस पर ऐसा, और इस पर भी फोर्स लगेगा कुछ ऐसा। जो भी इसका एरिया होगा डीए, यहां पे जो भी डीए होगा, इस डीए पे परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगेगा कि नहीं। ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू प्रेशर, है ना, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स जो डीएफ होगा, इस डीएफ के दो कंपोनेंट होंगे। एक डीएफ एक्स होगा और एक डीएफ वाई होगा। उसी तरीके से यहां पे भी डीएफ एक्स होगा और यहां पे डीएफ वाई होगा। बताइए, होगा। तो आप यहां पे बोल रहे हैं डीएफ, डीएफ के दो कंपोनेंट हैं, डीएफ एक्स है, ये डीएफ एक्स है और ये डीएफ एक्स है, और इधर होगा डीएफ वाई और इधर होगा डीएफ वाई।
बताओ। अब मुझे ये बताओ कि ऐसे ही 2 पॉइंट्स और मैं चूज करूं, ऐसे ही 2 पॉइंट मान लो मैंने यहां चूज कर लिए, ऐसे ही 2 पॉइंट मान लो मैंने यहां चूज कर लिए, एक मान लो यहां चूज कर लिया, एक यहां चूज कर लिया, और ऊपर भी चूज कर सकते थे। तो यहां पे भी इस पॉइंट के लिए ये भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, यहां चूज कर लो, कहीं भी चूज कर सकते हो। थोड़ा और बड़ा कर दे रहे हैं। मान लो बॉडी ऐसी है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर दिया, तो अब यहां पे कोई पॉइंट चूज कर रहे हैं, तो ये जो 2 पॉइंट चूज किया मैंने, इसमें मान लो एरिया इसका डीए है, इसका एरिया भी यहां पे डीए है। तो यहां जो प्रेशर होगा, ये हाइट कुछ एच डैश होगा, तो ये भी एच डैश होगा, मानते हो? ये एच डैश होगा तो ये भी एच डैश होगा। तो यहां से अब अपने पास जो प्रेशर आएगा इस डीए के लिए बच्चों, इस डीए के लिए जो प्रेशर आएगा वो इसके परपेंडिकुलर लगेगा प्रेशर फोर्स, और वो ऐसा लगेगा, देखो लगेगा। इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक डीएफ डैश बोल दे रहे हैं इसको, तो इस फोर्स के भी 2 कंपोनेंट होंगे। आपको क्या दिखता है बच्चों यहां पे कि कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल आ रहा है आपके पास? ये डीएफ डैश है अगर, तो ये भी डीएफ डैश होगा, है ना? तो ये हो जाएगा डीएफ डैश का एक्स कंपोनेंट, यहां भी डीएफ डैश का ये एक्स कंपोनेंट, और ये होगा डीएफ डैश वाई, और ये भी होगा डीएफ डैश वाई। तो आपको ऐसे मैंने पॉइंट्स दिए हैं जो समझाने के लिए कि कुछ पोर्शन में आपका डीएफ ऐसा लगेगा जिसके एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, इसके भी एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, कुछ के डीएफ वाई डैश ऊपर हैं, कुछ के डीएफ वाई डैश नीचे हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताओ, इनका एक रिजल्टेंट आएगा, है ना? प्रेशर फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है, प्रेशर फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है, कुछ नीचे है कुछ ऊपर है, तो जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों वही है बुओयेंसी। तो इसको समझ लो ध्यान से, जो रिजल्टेंट है वो है अपना बुओयेंसी, ये एफ बी है। तो ये जो एफ बी है, दिस इज बेसिकली व्हाट रिजल्टेंट वर्टिकल अपथ्रस्ट, रिजल्टेंट वर्टिकल अपथ्रस्ट, इसी को हम कहते हैं रिजल्टेंट वर्टिकल अपथ्रस्ट, ठीक है? हाँ भाई, काइनेमेटिक्स की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, फंडामेंटल चाहिए, ठीक है? फ्लूइड में आप पढ़िए रिजल्टेंट वर्टिकल अपथ्रस्ट। और बाय आर्किमिडीज ने क्या बताया था, आप 8th क्लास से पढ़ रहे हो, कि यही जो वर्टिकल अपथ्रस्ट है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। भाविक, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, रिजल्टेंट डाउनवर्ड नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट डाउनवर्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप सबको पता है कि डीएफ वाई डैश ऑलवेज ग्रेटर देन डीएफ होगा, क्योंकि ये रो जी एच डैश जो है ग्रेटर देन एच है। तो लास्ट टर्न पे ही आपने पढ़ा था कि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, तो डीएफ डैश हमेशा डीएफ से बड़ा होगा और ये रिजल्टेंट ऊपर होगा। तो समझ गए, क्योंकि एच डैश हमारा एच से बड़ा है, तो प्रेशर, इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो इस 2 पॉइंट के प्रेशर के से बड़ा होगा, ठीक है? तो कुछ अपने पास जो डाउनवर्ड है और अपवर्ड है, इन दोनों का रिजल्टेंट है ये, है ना? तो मतलब इधर डाउनवर्ड और इधर अपवर्ड, तो रिजल्टेंट अपना बुओयेंसी है। तो ये अपना हो जाएगा, मान लो एफ डाउनवर्ड, एफ वी डाउनवर्ड, और ये हो जाएगा एफ वी अपवर्ड, और ये एफ
वी डैश बोल देते हैं एफ बी, तो एफ वी डैश माइनस एफ बी इक्वल टू एफ बॉयंसी। अब शायद सबको क्लियर होगा, ये है, क्लियर है। तो हमेशा जो नीचे का जो प्रेशर होगा वो हमेशा ऊपर वाले से ज्यादा होगा, ठीक है। अब थ्रस्ट का मतलब यही है कि थ्रस्ट का मतलब होता है कोई ऐसा फोर्स जो परपेंडिकुलर है, उसको थ्रस्ट कहते हैं। तो प्रेशर का फोर्स हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होगा, उसी का आप कंपोनेंट एक ले रहे हो, तो दैट इज अप थ्रस्ट। ऊपर की तरफ लगने वाला थ्रस्ट, दैट इज अप थ्रस्ट। तो रिजल्टेंट वर्टिकल अप थ्रस्ट। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं बच्चों? तो बाई आर्किमिडीज, ये बताने की जरूरत नहीं है, सब बच्चे जानते हैं। कमेंट करके बताइए एफ बी की वैल्यू, एफ बी की वैल्यू बताइए। 8 क्लास से पढ़ रहे हैं आप लोग। हाँ, अगर आपने वर्क पावर एनर्जी तक कर लिया है तो बहुत आसानी से आप फ्लूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ बी जो है बताइए। इनफैक्ट यहां से तो सब लोग सब कुछ कर सकते हैं। एफ बी क्या है? एफ बी की वैल्यू बताइए। हाँ, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। जरूरी नहीं है कि हमेशा वाटर डिस्प्लेस होगा। इसका जो मैग्नीट्यूड है आर्किमिडीज ने जो बताया था, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, चलिए इसका मैग्नीट्यूड मैं यहां थोड़ा लिख देता हूं। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, तो बच्चों वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, मान लीजिए कोई हमारे पास एक बॉडी है और ये सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो जितना पार्ट ये सबमर्ज्ड है, तो मान लेते हैं कि इसका कुछ पार्ट अपना सबमर्ज्ड है, पूरा पार्ट नहीं है। अगर पूरा नहीं है सबमर्ज, ठीक है। तो अब यहां से देखो कि जितना पार्ट आपका सबमर्ज्ड है, यहां पे एफ बी, जो एफ बी है, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज ये सीखना है कि जो अपथ्रस्ट है उसको हम किस पोजीशन पे लगाएंगे, है ना। एफ बी जो अपथ्रस्ट है उसको हम किस पोजीशन पे लगाएंगे। तो ये बताओ कि अगर ये नहीं होता तो इतने शेप का एक यहां पे लिक्विड रहा होता, इतने शेप का यहां पे लिक्विड रहा होगा। ऐसे समझ लो कि ये जो लिक्विड रहा होता इतने शेप का यहां पे, तो मान लो कि ये अगर लिक्विड रहा होता, मतलब यहां पे ये बॉडी नहीं थी जब, तो क्या था, एक लिक्विड था। और वो लिक्विड इस शेप, इस कलर से कर दे रहा हूं, व्हाइट से। तो यहां पे पूरे में लिक्विड ही तो था। अब बॉडी आ गई, इस शेप का लिक्विड पड़ा था। अब यही लिक्विड डिस्प्लेस किया इसने, जो है बॉडी ने डिस्प्लेस किया ये लिक्विड। बॉडी ने ये लिक्विड डिस्प्लेस किया है। तो इस बॉडी ने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है बच्चों, इसका कोई सेंटर ऑफ मास होगा, सीओएम ऑफ दिस डिस्प्लेस लिक्विड। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जो बॉयंसी दिखाएंगे वो बॉयंसी आप इसके सीओएम पे दिखाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा सीओबी। कहां पर दिखाएंगे ये बॉयंसी? एफ बी सीओबी पे। और वो सीओबी क्या है? वो सीओबी क्या है कि जितना वॉल्यूम जो है लिक्विड जो सबमर्ज्ड है ना, तो वो पहले ना कभी कोई लिक्विड रहा होगा। तो उस लिक्विड जो डिस्प्लेस है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वहां पे हम दिखाते हैं एफ बी को, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी?
तो एफ बी की जो वैल्यू है बच्चों वो लिखी जाएगी वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, लिक्विड जो डिस्प्लेस है उसका वेट। बताइए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वी रो एल जी, तो ये है, ठीक है, ये लिखेंगे आप बॉयंसी। ये आर्किमिडीज ने बताया था, ये सभी को पता भी है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही है कि वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड जो है, जो सॉरी वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड इज इक्वल टू द वर्टिकल अपथ्रस्ट, नेट वर्टिकल अपथ्रस्ट। तो यहां पर अब इफ Vs be the submerged part, सबमर्ज पार्ट कुछ लोग अभी पूछना शुरू करेंगे, तो डूबा हुआ, समझ गए भाई, पता नहीं हिंदी सही लिखा है कि नहीं, डूबा हुआ, हुआ, तो ये हुआ पता नहीं सही है नहीं, बहुत दिन बाद लिख रहा हूं। तो डूबा हुआ जो है, डूबा हुआ जो पार्ट है समर्ज पार्ट ऑफ बॉडी, तो VL किसके बराबर होगा हमेशा, वो VS के बराबर होगा, है ना। VL हमेशा जो है, VL जो होगा हमेशा किसके बराबर होगा बच्चों, VS के बराबर होगा, VS के बराबर होगा, ठीक है। VL इज इक्वल टू VS, है ना। जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा वो किसके बराबर होगा, सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी के। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपने यहां पे FB लिखा है, ये अपना FB है जिसको आप COG बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ COB, ये है सेंटर ऑफ बॉयंसी। जाके पूछो बहुत लोगों से कि कहां लगता है, तो बताएंगे वो अजीब अजीब बात। तो दिस इज योर सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है, दिस इज योर COB। तो यहां पे COB हो जाएगा सेंटर ऑफ बॉयंसी, दिस इज COM ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, दिस इज COM ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, ठीक है, दिस इज COM ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। अरे आदित्य भाई कह रहे हैं हिंदी भूल गए, भाई मुझे तो बहुत कुछ हिंदी आ रही है। छोटी ऊ की मात्रा, डूबा में भी छोटी ऊ की मात्रा होगा, नहीं नहीं सही है भाई, डूबा सही है, डूबा नहीं होगा, डूबा नहीं होगा, डूबा सही है, हुआ में पता नहीं हुआ सही है कि नहीं। अब हम लोग जो हिंदी इंग्लिश, हिंदी को भी इंग्लिश में लिखते हैं, तो मुझे लगता है आजकल के लोग ज्यादा ही मतलब नहीं लिख पाएंगे, हमारा तो खैर काफी दिन हो गया। तो एक भाई बोल रहा है कि हिंदी भूल गए, तो आदित्य भाई हिंदी भूल चुका है, क्योंकि वो अपना जो मैसेज भी टाइप करता होगा वो, अब आप लोग ये जो लिख रहे हो अभी कमेंट्स, है ना, तो वो हिंदी में ही तो लिख रहे हो, हिंदी को इंग्लिश में ही तो लिख रहे हो, है कि नहीं। चलो, तो यहां पे इफ VL इक्वल टू VS, इसमें आपकी गलती थोड़ी है, हमारी गलती थोड़ी है, तो पब्लिक ऑन डिमांड, अब जो डिमांड है वही चलेगा। तो VL इक्वल टू VS, तो मेरा आपसे ये कहना है बच्चों कि यहां पे आपने FB लगाया, तो एक इंटरेस्टिंग बात देखो, इसको इक्विलिब्रियम के लिए अगर FB, ये FB है अपना, यहां FB लगाए हो, और जो mg होगा पूरे बॉडी का, mg पूरे बॉडी का जो mg होगा, सेंटर ऑफ मास, पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा, तो पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा mg, ये मान लो COM होगा और ये COB होगा। तो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए COB और COM एक लाइन में होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें सब बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम, तो ये ध्यान रखिएगा कि फॉर इक्विलिब्रियम लाइन ऑफ एक्शन, या ऐसे लिख लो COB and COM both
along द सेम लाइन, दोनों सेम लाइन में होना चाहिए, ये मानते हैं कि नहीं? ठीक है, बोलो। तो अब यहां से फॉर इक्विलिब्रियम सीओबी एंड सीओएम बोथ अलोंग द सेम लाइन, ये क्लियर है बच्चों? अगर ऐसा नहीं होगा तो टॉर्क आ जाएगा, आप समझ रहे हैं? अगर ऐसा नहीं हुआ, सीओबी और सीओएम एक लाइन में नहीं हुए, तो आपको क्या मिलेगा? एक टॉर्क। आप इसको रोटेट करेंगे, तो जब आप रोटेट करेंगे तो आप देखो जरा, अगर आप ऐसे हो, ठीक है, और ये ऐसा है, इधर अपने पास है सीओबी और ये अपना है सीओएम, तो आपने हल्का से इसको रोटेट कर दिया यहां से, ठीक है, आपने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, टिल्ट कर दिया, तो इसको कौन रीस्टोर करेगा? कोई नहीं करेगा, है ना? mg इधर लग रहा है मान लो, और fb इधर लग रहा है, तो ये अनइक्विलिब्रियम मतलब अनस्टेबल हो जाएगा ना। आपने इसको रोटेट कर दिया तो फिर से लौटेगा नहीं, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, है ना? ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? बताइए। ये अनस्टेबल, बोलो। तो अब आप देखो कि लेकिन अगर उल्टा हो जाए एफ बी और एम जी के लिए, कि एम जी और एफ बी आपके पास ये आने, तो एक लाइन में होना चाहिए। एक लाइन में अगर रहेगा तो इक्विलिब्रियम हमेशा जो है मेंटेन रहेगा, और उसकी वैल्यू ये होगी। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं इसी पे फिर लॉ ऑफ फ्लोटेशन की। लॉ ऑफ फ्लोटेशन और एपरेंट वेट की दो बातें करेंगे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन और एपरेंट वेट की। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन और एपरेंट वेट, आप लोग बताइए, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या आप कुछ जानते हैं? तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन यही है बच्चों कि अगर अपने पास कोई एक बॉडी है और इसका कुछ पार्ट सबमर्ज्ड है, इसका इतना पार्ट, इतना पार्ट मान लीजिए सबमर्ज्ड है किसी लिक्विड में, पूरा सबमर्ज नहीं है। अच्छा ये बताओ कि सीओबी और सीओएम कब कोइंसाइड करेंगे? ये तो पूछना ही भूल गया। ये बताइए जरा कमेंट करके जल्दी से कि सीओबी और सीओएम कब कोइंसाइड करेंगे बच्चों, जल्दी बताइएगा। व्हेन योर सीओबी एंड सीओएम विल कोइंसाइड, व्हेन योर सीओबी एंड सीओएम विल कोइंसाइड, सीओबी और सीओएम कब कोइंसाइड करेंगे? फुली सबमर्ज में, बहुत बढ़िया। जब बॉडी पूरी सबमर्ज हो जाएगी तो सीओबी और सीओएम पूरा कोइंसाइड करेंगे। ये तो समझ रहे हैं, ये बात मैं यहां लिख देता हूं कि वीएल इक्वल टू वीएस व्हेन बॉडी फुली सबमर्ज, पूरी डूबी होगी, when body fully submerged then COB and COM coincide। मानते हैं कि नहीं? क्योंकि वो पूरा सेप हो जाएगा, पूरे सेप का वो लिक्विड हो जाएगा। तो when body fully submerged, बॉडी के सेप का पूरा वो लिक्विड डिस्प्लेस रहा होगा, तो when body fully submerged then COB and COM coincide। ठीक है, तो अब यहां पे आ जाइए। लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी यहां पे डिप है किसी लिक्विड में, ठीक है, तो बहुत सारी इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली ये कि एक तो इस पे एफ बी लगेगा, एक तो इस पे एफ बी लगेगा और दूसरा इधर अपना एम जी लगेगा।
दूसरा अपना इस पे mg लगेगा। मान लो इसका COM ये है और ये इसका COB है, दोनों एक ही लाइन में होंगे और ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, क्या लिखोगे यहां से, देखिए क्या है, V जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, ठीक है, VS है सबमर्ज वॉल्यूम, रो S है डेंसिटी ऑफ बॉडी, या रो भी कर सकते हो, जो भी, रो S क्या, रो भी कर लो। रो है, रो भी है डेंसिटी ऑफ बॉडी, रोएल है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड को ये डिस्प्लेस कर रहा है, जिस लिक्विड को ये डिस्प्लेस कर रहा है। तो फॉर बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हो बच्चों, फॉर बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या लिख सकते हो बताओ, यहां पर ये FB था और ये अपना mg है ना, तो आप बोल सकते हो ना FB इज इक्वल टू mg, FB इज इक्वल टू mg, FB इज इक्वल टू mg, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो FB क्या लिखते हो, FB होगा VL रो LG इज इक्वल टू, ये क्या होगा पूरा V इंटू रो B इंटू G, और VL क्या है VS के बराबर, तो इसको आप लिख सकते हो VS रो LG, जितनी बॉडी डूबी होगी है ना, जितनी बॉडी डूबी होगी उतना ही तो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा, तो यहां से G कैंसिल हुआ, तो VS अपॉन V आपको मिलता है रो B अपॉन रो L। तो अगर फ्लोट कराना है बच्चों तो ये कंडीशन फुलफिल्ड होनी चाहिए। अगर बॉडी को फ्लोट कराना है तो अब देखिए इसमें बहुत सारे केसेस होंगे, जैसे पहला केस ये है, ये तो सबको पता है कि VS जो होगा सबमर्ज पार्ट टोटल वॉल्यूम से ऑलवेज लेस होगा, सबमर्ज पार्ट बॉडी का जो होगा वो बॉडी के टोटल वॉल्यूम से ऑलवेज लेस होगा। इससे क्या समझ में आता है कि दैट इंप्लाइज दैट रो B डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर ऐसा है इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी सबमर्ज, पार्शियली सबमर्ज एंड फ्लोट, कुछ पार्ट इसका डूबा होगा और फ्लोट करेगा, पार्शियली सबमर्ज एंड फ्लोट। तो ये कंडीशन दे सकते हैं कि बॉडी जो है पार्शियली सबमर्ज करेगा और फ्लोट करेगा, मतलब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से अगर कम होती है तो बॉडी क्या करेगा, पार्शियली सबमर्ज करेगा और फ्लोट करेगा। इसी में है ना, इसी में अगर आप बोलते हो दूसरा केस कि इफ VS इक्वल टू V, इसका मतलब क्या हुआ कि रो B इक्वल टू रो L होगा, मतलब टोटली सबमर्ज हो जाएगा। अगर डेंसिटी आपकी दोनों बराबर हो गई तो ये टोटली सबमर्ज होगा, बॉडी फुल्ली सबमर्ज एंड फ्लोट। बॉडी फुल्ली सबमर्ज एंड फ्लोट, ठीक है। और ये केस तो हो ही नहीं सकता, आप समझ रहे हो कि VS ग्रेटर देन V, नॉट पॉसिबल। बॉडी का कुछ पार्ट उसके पूरे वॉल्यूम से बढ़ा तो नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब कि अगर रो B ग्रेटर देन रो L हो, मतलब बॉडी विल सिंक, बॉडी विल सिंक। तो बॉडी डूब जाएगी कब, जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी बच्चों, तो बॉडी डूब जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, दैट इज आवर लॉ ऑफ फ्लोटेशन। इसी में हम बात करते हैं
एक एपरेंट वेट का फील आ रहा है। एपरेंट वेट मतलब याद है आप लोगों को एपरेंट वेट एलिवेटर में जो हमने किया था, रियल वेट ना हो। इसको देख लीजिए, पहले आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एपरेंट वेट, यहां पे एपरेंट वेट का मतलब ये है कि कोई बॉडी अगर सबमर्ज रहती है, कोई बॉडी वीएस क्या बता रहा है, वीएस लिखा नहीं है मैंने, क्या बता रहा है वीएस, लिखा तो है यार, देखो लिख दिया है भाई, सब लिख देता हूं। वीएस है सबमर्ज वॉल्यूम, है ना, ये वीएस है, इतना पार्ट है वीएस, टोटल वॉल्यूम वी है। वीएस जो है सबमर्ज पार्ट को बता रहा है भाई हर्ष, ठीक है, यहां लिखा हुआ है सबमर्ज वॉल्यूम, बॉडी जितना डूबी हुई है वो है उसका वॉल्यूम सबमर्ज पार्ट, शेडेड वाला। कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट वेट, मान लो कोई बॉडी है, अगर उसको आप डिप करते हो, कैसी भी बॉडी हो सकती है, थोड़ा रंगीन करना चाह रहे हैं तो ऐसे बना दिया, कैसे भी हो सकती है, ठीक है, और ये मान लो डूबी हुई है, तो आप इसमें बता सकते हो कि जो इसका एपरेंट, यहां कोई वेइंग मशीन लगा के रखे हो, इसको किसी वेइंग मशीन पे रखे हुए हो, मान लो ये किसी वेइंग मशीन पे है और ये पूरा वेइंग मशीन पानी के अंदर है, ये पूरा वेइंग मशीन जो है तुम्हारा पानी के अंदर है। तो ये वेइंग मशीन है, मान लो ये रीड करना चाहती है ना, तो अब क्या रीड करेगी, क्या ये इसका रियल वेट मेजर कर पाएगा बच्चों? सेकंड केस समझा दो। अरे भाई सेकंड केस ये है कि बॉडी जो है पूरी डूब जाए, तो वीएस किसके बराबर हो जाएगा, वी के। ये बॉडी पूरी डूब जाए तो वीएस जो सबमर्ज पार्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, वी के, है ना। तो जब वीएस वी के बराबर हो जाएगा तो मतलब ये 1 हो जाएगा, मतलब रोबी रोयल के बराबर हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है। चलो यहां आओ, तो यहां पे सभी बच्चों को पता है कि नॉर्मल रिएक्शन ये सेंस करता है। तो अगर आप यहां पे बच्चों इसकी एबीडी बनाते हो तो यहां तो लगेगा, अब देखो पूरी डूबी है तो आप यहां पे एफ बी और एम जी ऐसे दिखा सकते हो, ये लगेगा इस पे और इस पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इस पे लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसा, और ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पे ऐसा, मैंने यही बना दिया है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन, ये अपना mg और ये fb, यही नॉर्मल रिएक्शन आपका इसमें ऐसा लगेगा एक्शन रिएक्शन, और यही ये सेंस करेगा, है ना, यही ये सेंस करेगा। तो अब आप बताइए W एपरेंट कैसे लिख सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन ही आपको W एपरेंट है, N इज योर W एपरेंट। N कैसे निकाल सकते हो, तो आप लिख सकते हो N प्लस एफ बी इज इक्वल टू एम जी। तो N जो होगा वो होगा बच्चों एम जी माइनस एफ बी, एम जी माइनस एफ बी, दैट इज W एपरेंट इक्वल टू एम जी, कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एफ बी बाई एम जी। तो W एपरेंट आप लिख सकते हो क्या, ये W रियल 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, वी रो एल जी अपॉन में वी रो बी जी। बोलो भाई, दोनों वी वी क्यों लिखा है भाई,
कि पूरा बॉडी का वॉल्यूम ही सबमर्ज वॉल्यूम भी है v, इतना ही वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम बॉडी का है उतना ही वॉल्यूम जो है लिक्विड ने डिस्टर्ब किया है, मतलब डिस्प्लेस किया है। तो यहां से W एपरेंट ये मिलेगा W रियल 1 माइनस रोएल अपॉन रोबी। तो आप एक फॉर्मूले की तरह इसको ले सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आ जाएगा W एपरेंट इक्वल टू W रियल 1 माइनस रोएल अपॉन रोबी। बोलो बच्चों, तो ये आ जाएगा एपरेंट वेट, ये आ जाएगा इसका एपरेंट वेट। ये क्लियर है क्या सभी को? ये सभी को क्लियर है? ये सभी को क्लियर है बच्चों? ये सभी को क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे एक केस लेते हैं कि मान लो हमारे पास एक रबर बलून है। ये रबर बलून, किस कलर का बलून पसंद है तुम लोगों को? हाँ चलो इस कलर का, ये ठीक है। तो एक रबर बलून है जो कि टॉट है किसी स्ट्रिंग से। इससे भी एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। और ये पूरा का पूरा सिस्टम किसी एलिवेटर में है। ये पूरा का पूरा बलून, रबर बलून बंधा हुआ है और किसी एलिवेटर में है, ठीक है, किसी एलिवेटर में है और इसमें लिक्विड है। अभी ये पूरा एलिवेटर रेस्ट पर है। ये पूरा एलिवेटर अभी क्या है? रेस्ट पर है, ठीक है बच्चों। ये पूरा एलिवेटर तुम्हारा अभी रेस्ट पर है। अगर पार्शियली सबमर्ज रहेगा तो वॉल्यूम सबमर्ज अलग रहेगा, बिल्कुल अलग रहेगा। वो किसके बराबर होगा? वो वीएस के बराबर होगा। वीएस जो है पार्शियली सबमर्ज वॉल्यूम है, उतना ही वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। इसीलिए बॉयंसी में भी वीएल के जगह पे हम वीएस लिख सकते हैं। तभी पहले केस में वीएस हमेशा जो है लेस देन कैपिटल वी है। इसमें इतना क्या कंफ्यूजन हो रहा है भाई? तो यहां पर अपने पास ये रबर बलून है, इसकी डेंसिटी कुछ हम रो ले लेते हैं। इस समय इसके पास टेंशन है टी नॉट। इस रस्सी में बच्चों टेंशन है टी नॉट, इस रस्सी में टेंशन है टी नॉट। फिर हमने इसको एक्सेलरेट कर दिया, तो हमें बताना है कि जो टेंशन होगा वो कितना होगा, वो टेंशन कितना होगा अगर हमने ए से एक्सेलरेट कर दिया। इफ द होल सिस्टम, क्वेश्चन ये है, इफ द होल सिस्टम is accelerated upward with acceleration a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, फाइंड टेंशन। टी नॉट जो है टेंशन था when एलिवेटर इज स्टेशनरी, ठीक है। तो आपको टेंशन जो है टी बताना है। तो टेंशन टी किसके टर्म्स में बताना है? टी नॉट जी और ए के टर्म्स में ही बताना होगा आपको। तो अगर मान लीजिए अगर ये एक्सेलरेट हो जाता है बच्चों, अब ए से अगर एक्सेलरेट हो जा रहा है, ठीक है, तो अगर ये ए से एक्सेलरेट हो रहा है तो यहां जो गलती होती है, जरा तुम लोग ट्राई करो तो देखें। यहां पर जो भारी मिस्टेक होती है सभी लोगों से, वो ये होती है कि, चलिए पहले थोड़ा आप लोग ट्राई करो फिर बताता हूं, जल्दी से ट्राई करो।
कि रस्सी में पहले जो है ये स्टेशनरी था तो टेंशन टी नॉट था, अब इसको आप ए से ऊपर भेज रहे हो तो आपको बताना है कि रस्सी में टेंशन क्या हो जाएगा, ये रबर बलून जो बंधा हुआ है। देखिए आपको ये ध्यान रखना है, नोट करके, इस ये क्वेश्चन आपको ये सिखा रहा है कि इन एक्सेलरेटेड फ्रेम फॉर buoyancy also टेक जी इफेक्टिव। ये चीज आपको सिखा रहा है जो लोग मिस करते हैं। एम के साथ तो जी प्लस है, जैसे तनिष्क ने लगा दिया एम इक्वल टू एम जी प्लस है, वो उन्होंने सही किया। पर जब आप बॉयंसी लिखेंगे तो उसमें भी जी प्लस ए लिखना होगा, क्योंकि बॉयंसी अब जो वेट डिस्प्लेस होगा वो भी एपरेंट वेट होगा। एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो ये रबर बलून अपने वॉल्यूम के बराबर जो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वो लिक्विड भी एक्सेलरेटेड फ्रेम की लिक्विड है, तो उसका जो वेट होगा वो जी प्लस ए होगा। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो आप यहां से आपको क्या बोलना पड़ेगा कि इसकी जब आप एफबीडी बनाओगे तो आपके पास अब इसमें टेंशन जो होगा, इसमें टेंशन ऐसा होगा टी, और इसमें होगा, इधर होगा एफ बी, इधर होगा अपना एफ बी डैश, एफ बी डैश, ठीक है, और इधर टी, और इधर हो जाएगा एम जी, इधर होगा एम जी, और ये होगा एम जी इफेक्टिव, ऐसे लिख सकते हो, है ना। या फिर आप जैसा भी करना चाहें, आप जो है इसमें आप या तो सूडो लगा लो, या तो आप सूडो लगा लो, ठीक है, तो या फिर आप न्यूटन सेकेंड लॉ लगा लो अर्थ के फ्रेम में, जैसा भी करना चाहो। तो यहां पे अगर आप सूडो लगा रहे हैं तो यही मैं लिख दे रहा हूं सूडो भी, एम ए सूडो, ठीक है। तो इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ही कर दिया मैंने, तो क्या लिखेंगे, एफ बी डैश इक्वल टू एम जी प्लस ए, एम जी प्लस ए प्लस टी, तो टी होगा एफ बी डैश माइनस एम जी प्लस ए, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, एफ बी डैश जो लिखा जाएगा वो मैं कह रहा हूं वो लिखा जाएगा वी वॉल्यूम ऑफ दिस रबर बलून एंड रो लिक्विड, और यहां भी जी प्लस ए लिखा जाएगा बच्चों। एफ बी डैश में भी एम ये लिखा जाएगा वी रोवेल जी प्लस ए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एम क्या होगा, वो होगा वी इंटू रो बी, है ना। इस रबर बलून का मान लो ये है, तो यहां से अब आप टी बता सकते हो, टी क्या होगा, वो हो जाएगा, या एम जी प्लस ए मान लीजिए, मैं कॉमन ले लेता हूं, या लिख लीजिए, अच्छा, व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड टी इज इक्वल टू टी नॉट क्या होगा, व्हेन इट इज, जब ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा था तब टेंशन टी नॉट था, तो वो टी नॉट क्या लिख सकते हो, वो टी नॉट क्या लिख सकते हो, ठीक है। व्हेन ए जीरो, व्हेन नॉट एक्सेलरेटेड,
व्हेन ए 0 होगा तब क्या लिख सकते हो, टी नॉट प्लस एम जी इज इक्वल टू एफ बी। तब आप ये लिख सकते हो, तो टी नॉट आएगा एफ बी माइनस एम जी, वही एपरेंट। तो ये लिख सकते थे एम जी 1 माइनस रो बी अपॉन रो एल। ये टी नॉट था, एम जी 1 माइनस रो बी अपॉन रो एल, यही था ना भाई। अब यहां आ जाओ, एफ बी डैश की वैल्यू लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा एम जी प्लस ए, तो टी आएगा एफ बी डैश। एफ बी डैश को क्या लिख सकते हैं, वी रो एल, यही है ना, वी रो एल जी प्लस ए। एक काम करो, रुको, यहां पे टी इक्वल टू, हमें तो वैल्यू एम जी प्लस ए, थोड़ा सा हमें थोड़ी चालाकी दिखानी पड़ेगी, वो ये कि हमें वैल्यू नहीं दी है, तो यहां से मैं अगर एम जी कॉमन ले लूं, चलो लिख लो, वी के टर्म्स में ही लिख लो, तो ये हो जाएगा वी रो एल जी प्लस ए माइनस वी रो बी जी प्लस ए। यहां से अगर हम कॉमन ले लें, वी जी प्लस ए कॉमन ले लें, वी रो बी मान लो मैं कॉमन ले लेता हूं, वी रो बी वो एम जी हो जाएगा, वी रो बी जी प्लस ए अगर मैं कॉमन ले लूं, या एक काम करो, वी रो एल यहां से जी कॉमन ले रहा हूं, तो 1 प्लस ए बाई जी माइनस वी रो बी जी कॉमन लूं, 1 प्लस ए बाई जी, तो टी आ जाएगा, वी रो बी जी मान लो कॉमन ले लेता हूं, तो वो तो एम जी बन जाएगा, एम जी कॉमन ले लेता हूं, तो एम जी अगर कॉमन ले लूं, टी नॉट नेगेटिव होगा। टी नॉट नेगेटिव क्यों होगा भाई, टी नॉट प्लस एम जी एफ बी, ये तो सही है, तो एफ बी माइनस एम जी, तो एम जी 1 माइनस रो बी अपॉन रो एल, ये तो ठीक है। हमें जो भी लाना है यहां पे टी नॉट अपीयर कर देना है ना, हमें यहां पे टी नॉट अपीयर करना होगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। टी नॉट अपीयर करना होगा क्योंकि हमें ये टी नॉट के टर्म्स में चाहिए, ये मैं ट्राई करना चाह रहा हूं। टी नॉट अपीयर कराना है, तो देखो टी नॉट कैसे अपीयर कराओगे, टी नॉट कैसे अपीयर कराओगे, देखिए जरा बताइए टी नॉट कैसे अपीयर कराओगे। रो बी अपॉन रो एल माइनस 1 होगा, अच्छा, रो बी अपॉन रो एल माइनस 1 होगा, हाँ ये सही कह रहे हो, यहां पे गड़बड़ है, रो बी अपॉन रो एल, एम जी कॉमन होगा ना, तो रो एल होगा ना, उल्टा होगा, यहां होगा एम जी कॉमन किया है मैंने, तो एम जी, तो यहां आ जाएगा रो एल अपॉन रो बी माइनस 1, ये होगा बच्चों टी नॉट। अब ये चीज अपीयर कराना है, ये चीज हमें अपीयर कराना है, तो कैसे अपीयर कराओगे, ये कैसे अपीयर कराएं, टी नॉट यहां अपीयर कराना है, तो T इज इक्वल टू देखना V अपॉन जी प्लस ए रो एल। एक काम करो, V रो बी जी प्लस ए कॉमन ले लो, देखते हैं अभी, तो यहां क्या आएगा, रो एल अपॉन रो बी,
-1, ये आ गया, लो अपियर हो गया। तो T हो जाएगा V रो बी, ये V रो बी अपना mg ही तो है, V रो बी जो है mg ही तो है, तो mg रो एल अपॉन रो बी -1 g प्लस ए। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, टी नॉट, इसको मैं लिख सकता हूं टी नॉट, आ गया टी नॉट जी प्लस ए। एक मिनट, नहीं अभी नहीं आया है, यहां पे जी अगर लेके आया हूं तो मुझे यहां पे जी भी कॉमन निकाला है, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा 1 प्लस ए बाई जी, ये होगा। मैंने यहां से वी रोबी को एम लिख दिया और यहां से जी भी कॉमन निकाला, यहां से जी भी कॉमन निकाला, तब आया ये 1 प्लस ए बाई जी। तो फाइनल आंसर है T इक्वल टू टी नॉट, ऐसा ऑप्शन हो सकता है 1 प्लस ए बाई जी, तो ये आंसर बनेगा। तो एक बढ़िया क्वेश्चन होगा, T इक्वल टू टी नॉट 1 प्लस ए बाई जी। तो बच्चों यहां पर मैंने क्या किया है इस स्टेप में, और समझ लीजिए, यहां पे मैंने पूरा वी रो बी जी प्लस ए कॉमन निकाला, तो ये आ गया। अब यहां से फिर जी भी कॉमन निकाला, यहां से मैंने जी भी कॉमन निकाला है, तो ये आपको मिल जाएगा। और इसको आप टी नॉट, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो टी नॉट से, इन दोनों से हमने किया है, टी नॉट से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि कभी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम भी होता है, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर वर्टिकली एक्सेलरेशन आ रहा है तो आप एफ में भी, बॉयंसी में भी जी इफेक्टिव लगाएंगे, बॉयंसी में भी जी इफेक्टिव लगाएंगे, बॉयंसी में भी जी इफेक्टिव लगाएंगे। ये क्लियर है, ये क्लियर है क्या, पहले ये बता दीजिए, ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है क्या? तो ये था, ये केस था तब जब अपना बलून जो है इक्विलिब्रियम में था, ये वाला केस है। तो इस वाले केस में तो सबको पता है कि इधर केवल एफ बी लगेगा और इधर एम जी लगेगा और इधर टेंशन होगा, इधर होगा टेंशन टी नॉट। अब शायद सबको क्लियर होगा, ये टी नॉट है, ये अपना एम जी था और ये एफ बी था, एक्सेलरेशन नहीं है, ये वो केस है। दो केस हैं इसके, ये वो केस है जिसका आपने यहां पर एफबीडी बना रखा है, ये केस है, इसकी इक्वेशन आपने ये लिखी है। ये क्लियर है क्या सभी को? ये क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो स्प्रिंग का, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक स्प्रिंग है और कोई बॉल है वो कनेक्टेड है, तो कर लोगे? कोई ब्लॉक हो सकता है या बॉल हो सकता है, मान लो वो कनेक्टेड है किसी स्प्रिंग के साथ, तो इसमें एलोंगेशन निकाल लोगे? इसमें एलोंगेशन निकाल लोगे क्या बच्चों? तो ये मान लो स्प्रिंग, ये अभी ऐसे है, ठीक है। अब आपने इसको किसी बीकर में डिप कर दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये इसका मास एम है, ठीक है, और अभी ये इक्विलिब्रियम में है, ये अभी इक्विलिब्रियम में है। आपने इसको क्या किया, अब आप इसको डुबा रहे हो किसी लिक्विड में, किसी लिक्विड में अगर आप डुबा रहे हो, ठीक है, किसी लिक्विड में डुबा रहे हो, तो अब आपको बताना है कि इसका एलोंगेशन क्या होगा। किसी लिक्विड में डुबा रहे हो सेम सिनेरियो में, तो अब नेट एलोंगेशन,
इसे लिक्विड रोवेल में डुबा दिया इसको, ठीक है। तो अब इसका एलोंगेशन बता सकते हैं, इसमें एलोंगेशन क्या होगा। अच्छा, बढ़ेगा कि घटेगा पहले ये तो बता दो, बढ़ेगा कि घटेगा बच्चों, ये तो गेस कर सकते थे। बढ़ेगा कि घटेगा ये बताइए, बढ़ेगा कि घटेगा। डिक्रीज करेगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चों इक्विलिब्रियम अगर है ये, तो अब आप बोल रहे हैं कि यहां पे के एक्स नॉट और एम जी बैलेंस कर रहे होंगे, के एक्स नॉट और एम जी जो है बैलेंस कर रहे होंगे। यहां पे जो फोर्स लगेगा उसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा बॉयंसी, जिससे ये ऊपर जाएगा, है ना। अब इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं काम करिए, इनिशियली नेचुरल लेंथ ले लें क्या? नहीं तो फिर आपको वो पोजीशन देनी पड़ेगी ना, वो आपको पोजीशन देनी पड़ेगी कि एक्स नॉट। मतलब मेरा ये कहना है कि यहां पे अगर देखो तो यहां पे के एक्स नॉट एम जी को बैलेंस किए होगा, मान लीजिए ये पड़ा हुआ है ऐसे ही, तो यहां आएगा के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। और अगर यहां पे बात करो तो यहां पे एक एफ बी होगा, एक के एक्स होगा और एक एम जी होगा। तो यहां पे अब एफ बी होगा, यहां पे अपने पास के एक्स होगा, मान लीजिए एलोंगेशन एक्स है, और यहां पे एम जी होगा। तो एट इक्विलिब्रियम अब क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना, के एक्स प्लस एफ बी इक्वल टू एम जी। तो एक तरीके से के एक्स जो है वो है एम जी माइनस एफ बी, है ना। और फिर से आप देखो बच्चों, तो के एक्स आ रहा है, एम जी अगर कॉमन ले लेते हो तो 1 माइनस एफ बी अपॉन एम जी, तो ये एपरेंट वेट ही तो है ना। मतलब आप के एक्स को यहां पे डब्लू एम जी 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी, ये लिख सकते हो, 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी लिख सकते हो। और एम जी को लिख सकते हो कि एक्स नॉट 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट 1 माइनस रो एल अपॉन में रो बी, ऐसे लिख सकते हो। मैं कुछ रटने के लिए नहीं कह रहा हूं कि हर केस आप रटो, मैं बस एप्लीकेशन सिखा रहा हूं। तो x हो जाएगा एक्स नॉट 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी। अब एक चीज देखो कि डिपेंड करेगा कि ये घटेगा बढ़ेगा, वो इसके फ्रैक्शन 1 माइनस है ना, रो एल अपॉन रो बी। तो रो एल लिक्विड की जो डेंसिटी है वो बॉयंट फोर्स के मतलब, सॉरी, रो बी मतलब डेंसिटी ऑफ बॉल है, ये है रो बी डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ बॉडी है। तो यहां से आप x इक्वल टू एक्स नॉट, ये आप यहां पे ये बता सकते हो। क्लियर है? चलिए, कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मान लो जैसे कि अब आपने पास एक बॉल है, वो बॉल थोड़ा अजीब टाइप का है, इस ये अलग अलग मटेरियल से बना है, ये बॉल जो है अलग अलग मटेरियल से बना है। मतलब मान लो आधे पोर्शन में हमने इसको अलग मटेरियल दिया है, आधे पोर्शन में हमने इसको मटेरियल अलग दिया है, ये इससे बना हुआ है, और आधा पोर्शन अलग मटेरियल से बना है, आधा पोर्शन अलग मटेरियल से बना है। तो आधा पोर्शन अलग मटेरियल से बनेगा। अब दोनों को हमने डिप कर दिया किसी लिक्विड में, ऐसे बॉल को हमने डिप कर दिया किसी लिक्विड में, और ये इक्विलिब्रियम में है।
ठीक है, लिक्विड है रो वन, रो है, ये रो है लिक्विड की डेंसिटी, इसकी डेंसिटी है रो वन और इसकी डेंसिटी है रो टू। ठीक है, तो फॉर बॉल टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर बॉल टू बी इन इक्विलिब्रियम, relation between रो वन, रो टू एंड रो, है ना, रो वन, रो टू और रो में क्या रिलेशन होगा, जल्दी से बताइएगा बच्चों, जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए। कोई एक स्फेरिकल बॉल है ना, उसको ये डेंसिटी अलग है अपर हेमिस्फेयर की, लोअर हेमिस्फेयर की अलग है, और ये है रो। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन रो वन, रो टू एंड रो, जल्दी बताइए। रो इज इक्वल टू रो वन प्लस रो टू, एक भाई ने बताया है, गलत ही लग रहा है, बाकी लोग भी करिए। तनिष्क ने बताया है रो नॉट इक्वल टू रो वन प्लस रो टू। ये कौन है, दक्ष, दक्ष ने बताया है, वो दक्ष है इसीलिए उन्होंने तुरंत बता दिया सारे इक्वल होंगे, अल्टीमेट है वो। रो वन प्लस रो टू बाई टू, बहुत बढ़िया भाई अनुज, आपका आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। कौस्तुभ ग्रेटर इक्वल बता रहे हैं, पता नहीं क्या, पता नहीं उनको ये इसमें और इसमें तो समझ में आएगा, इन दोनों में कैसे इक्वल आप ग्रेटर इक्वल बता रहे हो। उत्कर्ष ने भी सही बता दिया है। चलिए अब बाकी लोग देखिए, तो बच्चों यहां पे दो बॉयंसी लगेगी, यहां पे दो बॉयंसी लगेगी, ये अपने यहां पे जो बॉयंसी लगेगी, सॉरी बॉयंसी तो अपने पास जो लगेगी वो एक लगेगी पूरे, ये बताओ अच्छा कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर किस मटेरियल से बना है, इसको बॉइंट फोर्स से क्या लेना देना है, बॉइंट फोर्स को क्या लेना देना है कि इसके अंदर क्या है, कैविटी है कि कुछ अलग अलग मटेरियल है, उसको उससे मतलब नहीं है, उसको तो लिक्विड डिस्प्लेस से मतलब है। तो लिक्विड डिस्प्लेस तो यार पूरा वॉल्यूम के बराबर होगा, एफ बी आपको लिखना था, यहां पे बस एक चीज का ध्यान रखना था कि यहां पे m1g इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, है ना, इसका अपना m1g होगा, इसका अपना m2g होगा, मासेज अलग अलग होंगे क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है, इसी का ध्यान रखना था आपको, है ना, मासेज अलग अलग हो सकते हैं, इसको आप m1 बोल सकते हैं अपर हाफ को और इसको m2 बोल सकते हैं, तो m2g और यहां होगा ये m1g, जबकि जो बॉयंसी होगी वो अपनी यही होगी, एफ बी तो यही होगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। तो एट इक्विलिब्रियम आपको बस लिख देना चाहिए था एफ बी इज इक्वल टू m1g प्लस m2g। एफ बी जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, पूरा v लिखते हैं, है ना, या v मान लो टोटल वॉल्यूम है ना, तो इसी को मैं डायरेक्ट v लिख दूं, आर भी नहीं, क्या जरूरत है, आप v लिखो, रोएल जी, और रोएल कितना दिया है, रो दिया है यहां पे, तो रो जी इज इक्वल टू m1 क्या लिखोगे, v/2, m1 जो मास है उसका वॉल्यूम बच्चों v/2 है, तो v/2 और ये हो जाएगा रो 1 इंटू जी। कितना आसान था, लेकिन बहुत कम लोगों ने जवाब सही दिया है, रो 2g। तो यहां से अब आप रो इक्वल टू बता सकते हो रो 1 प्लस रो 2/2। कुछ ही बच्चों ने इसका जवाब दिया है, जेई मेंस लेवल क्वेश्चन था ये, ठीक है, तो बहुत आसानी से बता सकते थे। नेक्स्ट मान लो कि आपके पास इसी में कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाए
कि एक अपने पास स्फेयर है और इसमें मैंने मान लो बच्चों एक कैविटी बना दी है, एक कैविटी बना दी है। तो मान लो मैंने एक कैविटी बना दी है इसमें, ठीक है, ये कैविटी है और ये पूरा का पूरा सिस्टम डूबा हुआ है किसी लिक्विड में। ये कैविटी है, ये ध्यान रखना, ये नहीं है कि यहां से गायब हो जा रहे हैं। कैविटी का मतलब समझते हो ना, आर पार नहीं है कि आप बोलो सर यहां भी तो पानी घुस जाएगा। ये कैविटी है बच्चों, ये कैविटी है, ठीक है, ये कैविटी है, पूरा ये रेडियस आर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है कैविटी का C1। तो कैविटी का मतलब समझते हो ना कि मान लो जैसे तरबूज है, तो तरबूज बाहर से तो पूरा रहेगा, उसके अंदर का कुछ आप तरबूज का कुछ पोर्शन निकाल लो तो वहां एक कैविटी आएगी, वो आर पार नहीं होगा। ठीक है, ठीक है भाई प्रकाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां पे अपने पास क्या होगा, आपको बताना है कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे ये अपने पास रो है, रोएल है, और ये अपने पास रो है, रो 1 रो 2 ले लो, ये रो 1 है और ये रो 2 है। तो इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन लिख सकते हो, फॉर इक्विलिब्रियम व्हाट कंडीशन यू कैन राइट। तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या क्या लिखोगे बताओ जल्दी से। कैविटी मतलब एम्प्टी स्पेस नहीं, कैविटी का मतलब हुआ कि किसी बॉडी के अंदर का एम्प्टी स्पेस। कैविटी का मतलब हुआ किसी बॉडी के अंदर जो है कुछ एम्प्टी स्पेस, वहां से एम्प्टी स्पेस नहीं, वहां से जो कुछ मटेरियल को निकाल लेना। समझ पा रहे हैं आप लोग, वो है जैसे तरबूज वाला एग्जांपल दिया मैंने, तरबूज से आप जो है वहां से कुछ निकालेंगे, खोखला बिल्कुल, बाहर से पूरा ऐसे ही रहेगा, अंदर खोखला है। अब यहां पे आपको दिखना है कि बॉयंसी में FB इक्वल टू mg, यहां कुछ नया नहीं है बच्चों। FB में आपको पता होना चाहिए कि आप FB में पूरा लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब, ये मैं बताना चाह रहा हूं। वॉल्यूम बाहर का जो होगा वो पूरा होगा। ये सॉलिड स्फेयर है, डिस्क में कैविटी कैसे होगी यार, बहुत टैलेंटेड हो। डिस्क में जो कैविटी, ये सॉलिड स्फेयर है मेरे भाई, ठीक है, सॉलिड स्फेयर है, डिस्क नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपको पूरा V लिखना होगा इंटू रो 1 इंटू G, ये लिखोगे। जबकि यहां मास में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। जब आप मास लिखेंगे तो अंदर का कितना मसाला गायब है, अंदर का कितना इसका मटेरियल गायब है, R/2 का, R/2 का मटेरियल गायब है बच्चों। तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेंसिटी, टोटल मास आप इसके लिखेंगे
तो इसका जो टोटल मास है वो m जो है मास ऑफ बॉडी विथ कैविटी है। तो ये क्या लिखेंगे आप, mg यही तो होगा, बाकी तो यहां से तो आपने गायब कर रखा है, यहां से तो गायब कर रखा है। तो m क्या लिखोगे, m जो लिखोगे वो लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर बाई 2 का होल क्यूब, ये होगा वॉल्यूम बचा हुआ, ठीक है, इंटू जी, ठीक है। अच्छा ये वॉल्यूम है, इसकी डेंसिटी लिख लिया जाए, तो डेंसिटी कितनी थी, ρ2 इंटू जी। तो अब ρ1 ρ2 में आप रिलेशन निकाल सकते हो। तो 4/3 पाई आर क्यूब जी ρ1 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, बच्चों यहां से कॉमन ले लो, ρ2 जी ρ2, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/8, ठीक है। हमें क्या निकालना था, रिलेशन बिटवीन ρ1 एंड ρ2 फॉर इक्विलिब्रियम। तो यहां से बच्चों आपको देखो ये सब कटता है, ρ1 इक्वल टू ρ2 7/8 है ना, 7/8 दिख गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7/8। अरे मेरे भाई साहिल, कुछ शिफ्ट नहीं हुआ है, कहां टॉर्क आ जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था, आप भूल गए। यहां जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है, आप पहले ये नहीं था, तो इतने ऐसा एक लिक्विड था, लिक्विड शेप को इसने पूरा डिस्प्लेस किया है, तो बॉयंसी तो भाई सेंटर पे लगेगा इसके, ये लगेगा एफ बी। कॉन्सेप्ट मत भूला करो भाई, ये जो लिक्विड स्फेयर है उसके सेंटर पे बॉयंसी लगता है। तो लिक्विड स्फेयर का जो सेंटर ऑफ मास है, लिक्विड स्फेयर है ना, वहीं पे बॉयंसी लगेगा। उसी को तो इसने क्या किया है, उसी को इसने, आप बोलोगे कैविटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बाहर का वॉल्यूम पूरा है, तो ये पूरे वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो एफ बी जो है यहीं लगेगा, शायद समझ गए होंगे, एफ बी जो है यहीं पे लगेगा। हाँ, आप mg की बात करना चाह रहे हो, शायद आप mg की बात करना चाह रहे हो कि mg का अलग होगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं शिफ्ट हो चुका होगा, इधर शिफ्ट हो चुका होगा, mg इधर लगेगा, आप यही कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल। तो mg आपका इधर होगा, उसमें टॉर्क की बात आप सोच सकते हैं, बिल्कुल उसमें टॉर्क की बात, रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो सकता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, यहां पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल हो सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, तो mg कहीं यहां पे लग रहा होगा, mg इधर लगेगा भाई, तो उसका आपका टॉर्क की बात कर सकते हैं, उसके टॉर्क की बात कर सकते हैं, ठीक है, उसके टॉर्क की बात आप कर सकते हैं। लेकिन हमने ट्रांसलेशनल, हमें ρ1 ρ2 चाहिए था फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम से मैंने बताया। हाँ, यहां रोटेशन की संभावना बन सकती है, सही कह रहे हैं, यहां रोटेशन की संभावना बन सकती है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है, रोटेशन वाला बनाया जा सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो रोटेशन के क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब इसी में मान लीजिए एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए एक लिक्विड है, इसमें कोई आइस फ्रीज कर रहा है इस पे,
या मान लीजिए ऐसा कुछ पूछा जा रहा है कि कोई बोट है, वो बोट जो है तैर रहा है, ठीक है, ये बोट जो है फ्लोट कर रहा है। अब इसमें बहुत सारे स्टोन पार्टिकल्स हैं। कोई बंदा जो है 1 बाय 1 इसको पिक करता है और इसको यहां ड्रॉप कर देता है, ठीक है। बोट को, ठीक है, बोट को जो है यहां से आप पिक करके यहां पे डाल देता है। तो आपको बताना है कि जैसे जैसे अनलोडिंग होगी, है ना, मतलब अनलोडिंग ऑफ स्टोन, तो स्टोन की जब अनलोडिंग होगी फ्रॉम बोट, तो इस पॉन्ड का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? आप बोले सर पॉन्ड का लेवल, पॉन्ड का लेवल का क्या करना, पॉन्ड का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग बताइए क्या होगा। स्टोन की डेंसिटी मान लेते हैं रोएस, रोएस मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ स्टोन, और रोएल मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो पहले बिफोर अनलोडिंग देखते हैं। बिफोर अनलोडिंग, है ना, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो क्या लिखेंगे, V रोवेल G इज इक्वल टू एम जी, इज इक्वल टू एम जी। ये जो M है, इस M में मास ऑफ बोट भी है, मतलब मास ऑफ सिस्टम है, प्लस मास ऑफ स्टोन है, प्लस मास ऑफ मैन भी बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हैं। तो अब यहां से ये आप बता सकते हो, है ना, V रोवेल G इज इक्वल टू एम जी। ठीक है बच्चों, तो यहां से M क्या है, M की वैल्यू है V रोएल। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम की, तो V इनिशियल वॉल्यूम V वो कितना होगा, M बाई रोएल, M बाई रोएल। ठीक है, तो आफ्टर अनलोडिंग ऑफ स्टोन, आफ्टर अनलोडिंग ऑफ स्टोन, ठीक है, वाटर लेवल फॉल। बहुत बढ़िया भाई अर्पित, ये आपके पुराने बचपन का सवाल है, उसी को आप प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। वाटर लेवल फॉल करेगा बिल्कुल आफ्टर अनलोडिंग ऑफ स्टोन। मान लीजिए स्मॉल m मान लेते हैं मास ऑफ टोटल स्टोन। तो बच्चों m वॉल्यूम ऑफ स्टोन Vs क्या हो जाएगा, टोटल मास अपॉन रो एस। ये वॉल्यूम ऑफ स्टोन होगा, बोलो, और ये पूरा डिप कर जाएगा, पूरा का पूरा धीरे धीरे जब ये अनलोड कर दोगे, पूरा का पूरा धीरे धीरे जब ये अनलोड कर दोगे, तो ये हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम, लेट V डैश बी द टोटल वॉल्यूम
of liquid displays after unloading stone। तो बच्चों यहां से आप v डैश क्या लिख सकते हो? v डैश दो की वजह से एक v प्लस vs, तो v डैश जो होगा वो हो जाएगा v मतलब m बाई रो एल प्लस m बाई रो एस। m बाई रो एल पहले से, अच्छा एक मिनट, यहां पे मास ऑफ स्टोन वाला जो फंडा है, मतलब इसको पहले वॉल्यूम में m बाई रोएल जो हम लोग ले रहे हैं, वाटर लेवल सेम नहीं होगा भाई। देखिए आपको यहां से क्लियर हो जाएगा, अभी बता रहा हूं। तो v डैश हो जाएगा m बाई रोएल प्लस m बाई रो एस। बस मुझे थोड़ा सा इसमें यह देखना है कि जब अनलोडिंग होगी तो vl जो है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, vl बोट का ले लेते हैं, है ना। vl जो है बोट का ले लेते हैं, मास ऑफ बोट प्लस मास ऑफ स्टोन प्लस मास ऑफ मैन, थोड़ा सा वो चीज लग रहा है, टोटल मास हमने लिया है। तो इसको एक काम करो, रुको, यहां पे एक काम करो ना, m प्लस m कर लें। रुको, एक थोड़ा सा एक ऐसे कर लो, मास ऑफ मैन बोट प्लस मैन कर लेते हैं, और ms जो है टोटल मास ऑफ स्टोन कर लेते हैं। तो आपको अब दिक्कत नहीं होगी, यहां m प्लस m कर लेते हैं। अब ठीक है, देखिए तो यहां आ जाएगा m प्लस m, है ना, इंटू जी। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या हो जाएगा, एक तो ये वाला v पहले से था, ये v जो है m प्लस m बाई रो एल पहले से था, प्लस स्टोन का भी मास अगर लेते हैं m बाई रो एस, यहां गड़बड़ है ना। मास ऑफ स्टोन हम क्या लिख रहे हैं, आफ्टर अनलोडिंग स्टोन, तो जो vs हो जाएगा वही vl, इतना ही तो लिक्विड और डिस्प्लेस करेगा, इतना ही लिक्विड और डिस्प्लेस करेगा भाई, vs का लिक्विड और डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो ये तो वही रह जाएगा। यहां vs में जो आएगा, थोड़ा सा पैरामीटर, स्टोन को एक ही लीजिए तब सही रहेगा। हाँ, एक स्टोन को नहीं, ऐसे तो मतलब स्टोन्स आप कई सारे ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप एक ही मान लो। तो m प्लस m बाई रो एल, ये तो ठीक है। अब मैंने स्टोन को पूरा डुबा दिया, तो उसका वॉल्यूम कितना हुआ, m बाई रो एस हुआ, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस, एक तो बोट का था, अच्छा एक ही कह रहे हैं आप, हाँ ठीक है, एक काम करो, वही ऐसे ही करो, प्लस स्टोन तीनों ले लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि ये टोटल हो जाएगा सिस्टम का, तो ये तो वही रहेगा, पूरे सिस्टम का ही मान लो, ठीक है। तो ये तो यही डिस्प्लेस होगा,
अब देखो यहां पे ये आ जाएगा m बाई, बट उसमें सिस्टम में एक प्रॉब्लम है ना कि टोटल m से माइनस होगा। m बाई रो प्लस बोट और मैन का अगर हम लेते हैं m और स्टोन का ले लेते हैं अलग से, तो ये आ जाएगा। और इसमें फिर बचेगा क्या क्या, m बाई रोएल, m टोटल मास इसका रहेगा, अलग लेना ही पड़ेगा, कंपैरिजन करना है ना, थोड़ा सा इसी में दिक्कत हो रही है। स्मॉल m मास ऑफ स्टोन ले रहे हो, अलग ले रहे हो, तो यहां पे फिर m प्लस m जी, और यहां पे आ जाएगा m बाई रो प्लस m बाई रोएल, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे, हाँ ठीक है, इसके लिए जब करोगे तो ये डूब चुका है, तो जो डूब चुका है Vs इक्वल टू VL होगा, मास ऑफ द टोटल, और जब ये डूब जाएगा तो अपने वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो अपने वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो V डैश जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड आफ्टर अनलोडिंग, Vs जो है ये है लिक्विड डिस्प्लेस बाय सबमर्ज स्टोन्स, लिक्विड डिस्प्लेस बाय स्टोन्स, स्टोन तो डूब जाएगा, तो स्टोन्स कितना वॉल्यूम, कितनी उसकी वॉल्यूम है टोटल स्टोन की, m बाई रोएस है ना, तो m बाई रोएस कर देगा। ठीक तो था, फालतू कंफ्यूज हो रहे थे, तो m बाई वी, इसमें अब आप जो लिखोगे यहां थोड़ा सा, अब ये जो आएगा इसमें क्या क्या आएगा, m माइनस एम हो जाएगा ना, फिर ये प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, ये m बाई रोवेल ये तो रह ही जाएगा, प्लस m बाई रोएस हो जाएगा यहां पे। तो इन दोनों से आप देख सकते हो कि रोएस हमेशा जो है ग्रेटर देन रोएल होगा, तो इसका मतलब v डैश जो होगा, v डैश जो होगा वो लेस देन v होगा, तो लिक्विड लेवल डिक्रीजेज। पहला केस तो ये बनेगा, देख लीजिए, v डैश जो है ना, लिक्विड लेवल अपना डिक्रीज करेगा, तो m बाई रोवेल तो रह जाएगा, मैन का बोट का मास वही है तो वो तो वही रहेंगे, m बाई रोवेल, उनका वॉल्यूम डिस्प्लेस वही रहेगा। जो अब ये जो स्टोन है ये यहां डिप कर चुका है, तो जब डिप कर चुका है तो जितना समर्ज होगा, जितना वॉल्यूम वो समर्ज होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो m बाई यहां रोएस आएगा, जबकि पहले m बाई रोएल था। तो यहीं से देख सकते हो कि रोएस इज ग्रेटर देन रोएल, तो अपने पास ये होगा। देखिए, अगर स्टोन फ्लोट करता है, इसमें भी अगर ऐसा हो जाए कि इफ ऐसा कुछ हो जाए कि रोएस इक्वल टू रोएल, देन नो चेंज इन लिक्विड लेवल, तो लिक्विड लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। और ऐसा आप कब देखते हो, जैसे कोई आइस फ्लोट करता है, जैसे कि कोई आइस फ्लोट करता है, इसमें देखो, अगर कोई आइस क्यूब, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोई आइस क्यूब है, ये आइस क्यूब अगर फ्लोट कर रहा है, ये आइस क्यूब अगर फ्लोट कर रहा है किसी बीकर में, दो क्वेश्चन अब इसमें ऐसे पूछे जा सकते हैं, देख लीजिए, कि अगर आइस जो है अपना फ्लोट कर रहा है, तो इसके मेल्ट होने पे लिक्विड लेवल का क्या होगा, ये अपना आइस क्यूब है, तो आफ्टर मेल्टिंग नो चेंज होगा, नो चेंज इन वाटर लेवल,
वाटर लेवल में चेंज नहीं होगा क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस और वाटर आप नियरली सेम लेते हैं, मतलब वो हम मान के चल रहे हैं ये सेम होगा, ये आप जानते हो। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछ लिया जाए, इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि मान लो इसको मैंने एक स्टोन यहां पे डाल के फ्रीज करा दिया है, यहां पे एक स्टोन पार्टिकल है ना, ये स्टोन पार्टिकल है, इसको यहां डालकर हमने क्या किया है, फ्रीज करा दिया है, ये स्टोन पार्टिकल है, ठीक है। अब ये आफ्टर मेल्टिंग क्या होगा, तो अब आप बता सकते हो आफ्टर मेल्टिंग क्या होगा। आफ्टर मेल्टिंग है ना, लेवल ऑफ लिक्विड, क्या बता सकते हैं सभी लोग। क्रो वाली कहानी झूठी नहीं है भाई, ठीक है, आपके समझ का फेर है। मैंने पॉन्ड लिया था, ठीक है, मैंने पॉन्ड लिया था, उसमें से मान लीजिए कोई पानी बहुत छोटा है, तो उसका लेवल कहां से कहां क्या चीज आप मिला रहे हो। तो अब यहां से अपने पास आइस क्यूब है, स्टोन है, तो आप देख सकते हो कि यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे आप बता सकते हो कि अगर टोटल मास है m, अगर मास ऑफ आइस क्यूब है, तो फिर से आपको वही मिलने जा रहा है, और स्मॉल m है मास ऑफ स्टोन, तो यहां VI क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनिशियली डिस्प्लेस, m प्लस m अपॉन रो L, या रो वाटर बोल दो, वाटर है ये, रो W, ये रो W है। तो VI है ना, इनिशियल वॉल्यूम डिस्प्लेस, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब आफ्टर मेल्टिंग, आफ्टर मेल्टिंग जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा V फाइनल, वो क्या होगा, मास ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ रो ऑफ आइस, जो वाटर में चेंज हो चुका है, तो वो तो रो W होगा। बट स्टोन जब मेल्ट होने के बाद यहां आ जाएगा तो वो हो जाएगा m बाई रो एस, m बाई रो एस, वेयर रो एस इज द डेंसिटी ऑफ स्टोन, है ना। तो ये डिप करेगा, जब ये मेल्ट कर जाएगा तो पानी में सबमर्ज होगा। तो यहां पे देखो, अभी भी इतना कुछ पढ़ाने के बाद भी कुछ नमूने जो है सेम बोल रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। तो अब ये यहां पे डूब जाएगा, है ना बच्चों, इतना पढ़ाने के बाद भी लोग इसको जो है बोल रहे हैं सेम, तो मतलब वो टैलेंटेड है, बहुत कूट कूट के टैलेंट उनमें भरा है, तो उनका कुछ हो नहीं सकता। इतना पढ़ाने के बाद आपको ये बोल रहे हैं कि वो सेम रहेगा, तो उनका क्या ही कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते। तो मेल्टिंग के बाद, मेल्टिंग के बाद सभी को पता है कि ये स्टोन जो है अब यहां पर आ चुका होगा, यहां पे सबमर्ज हो चुका होगा। स्टोन यहां सबमर्ज हो चुका होगा बच्चों, तो ये अपने अकॉर्डिंग लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, ये अपने अकॉर्डिंग लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, और ये जो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, शायद सबको समझ में आ गया कि लेवल डिप करेगा, लेवल डिप करेगा। क्यों, क्योंकि अब यहां पे जो लिक्विड होगा, देखिए m इंटू रो एस, और यहां पे क्या है, रो W, इसको आप ऐसे लिख लो, m अपॉन रो W प्लस m अपॉन रो W। तो इन दोनों से आप कंपेयर कर सकते हैं ना भाई, ये तो कॉमन है, इसकी और इसकी बात करिए, तो लिक्विड लेवल अभी भी डिक्रीज करेगा, मतलब V। क्यों, क्योंकि रो ऑफ स्टोन हमारा वो जो है ग्रेटर देन रो ऑफ वाटर है,
वाटर से अपना ग्रेटर है। अगर कहीं कोई ऐसा मटेरियल होता जो वाटर से कम होता तो लिक्विड लेवल राइज करता, है ना। तो स्टोन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, मतलब आपका वी फाइनल जो होगा वो लेस देन वी इनिशियल होगा, तो वॉल्यूम आपका जो है कम होगा, लिक्विड लेवल फिर से डिक्रीज करेगा। अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं सेम, पता नहीं वो क्या सोचते हैं। सेम यहां पर होगा क्योंकि केवल आइस है और आइस है, तो आइस और आइस रहेगा तो वो तो रो डब्ल्यू और, है ना, रो आइस दोनों बराबर ले, उसमें कोई डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है, उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो वही चीज लिया जा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप देखकर टिक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल मिलते हैं। ये डेंसिटी छुप गया है, ठीक है, तो कल मिलते हैं। शीट के क्वेश्चन आप लोगों को डीपीपी पे शीट के क्वेश्चन होमवर्क में पहले जैसे आते थे, क्या मार्क नहीं हो रहे हैं क्या बच्चों? डीपीपी जो आपको मिल रही है उसमें क्या शीट के होमवर्क के क्वेश्चंस मार्क नहीं हो रहे हैं? बीच में मैंने बोला था नहीं हो रहे हैं, तो मैं करा दूंगा, ऐसे मैं बोल दूंगा। भाई वॉल्यूम सबमर्ज क्यों नहीं होगी? बोर्ड का कुछ पार्ट तो सबमर्ज होता है। किस दुनिया में रहते हो यार? बोर्ड का कुछ पार्ट जो है सबमर्ज रहता है। बोट जब चलती है तो उसका कुछ पार्ट सबमर्ज रहता है, वो वी माना गया है। ठीक है, चलिए मैं फिर बोलता हूं, क्वेश्चन में टिक करा दूंगा, ऐसे मैं फिर बोलता हूं उन लोगों को। ठीक है, जो डीपीपी अपलोड करते हैं उनको मैं बोल दूंगा क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए फिर से। अच्छा, डीपीपी अपलोड नहीं हुई है? एक भी डीपीपी नहीं हुई है क्या? फ्लूड की एक भी डीपीपी नहीं हुई है क्या अपलोड? फ्लूड की डीपीपी एक भी अपलोड नहीं हुई है क्या बच्चों? चलिए बोलता हूं फिर। ओके।